Good morning, good afternoon, good evening. As per you watch this video, my name is Priyanshu and today we are going to discuss Essay 240, Auditor's Responsibility Relating to Fraud in an Audit of Financial Statement. दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कि एक ऑडिटर कंपनी में फ्रॉड की रिपोर्टिंग कैसे करता है, कैसे उसको स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 240 को कंप्लाई करते हुए फ्रॉड की रिपोर्टिंग करनी है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ फ्रॉड। तो फ्रॉड का मीनिंग क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, एज पर एसए 240 स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 240 क्या बोलता है? फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट डन बाय वन और मोर इंडिविजुअल अमॉन्ग मैनेजमेंट, जब मैनेजमेंट खुद या फिर उसके अंडर एम्प्लॉइज, कंपनी के एम्प्लॉइज इंटेंशनली कंपनी को इलीगल एडवांटेज पहुंचाने का ट्राई करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रॉड बोलते हैं। दोस्तों फिर से एक बार बोलेंगे, फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट डन बाय वन और मोर इंडिविजुअल अमॉन्ग मैनेजमेंट टू ऑब्टेन एन इलीगल एडवांटेज। ये कीवर्ड्स है दोस्तों, इसको अंडरलाइन करेंगे। टू ऑब्टेन एन इलीगल एडवांटेज। आगे क्या बोलता है? द ऑडिटर इज कंसर्न्ड विद दोज फ्रॉड्स दैट कॉज मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों कंपनी में कई तरीके के फ्रॉड्स होते हैं, पर एक ऑडिटर को किस फ्रॉड पे ज्यादा ध्यान देना है? दोस्तों उन फ्रॉड्स पे ज्यादा ध्यान देना है जो कि क्या है? मटेरियल है। जो कि मटेरियल है किसके लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। तो लास्ट मेरे पीछे एक बार रिपीट करेंगे सभी। एज पर एसए 240, फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट done by one or more individuals among कौन करता है? मैनेजमेंट, to obtain an illegal advantage। उसके बाद the auditor is concerned with those frauds that cause material misstatement in the financial statement। इसके बाद नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कि एक कंपनी में जो फ्रॉड्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो बोलता है दोस्तों कि टू टाइप्स ऑफ इंटेंशनल फ्रॉड। जो फ्रॉड होते हैं वो कितने होते हैं? टू टाइप्स होते हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडिटर, जो कि एक ऑडिटर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट है आपका फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, जब आप अपनी कंपनी अपनी बैलेंस शीट में जो फ्रॉड्स करती है दोस्तों, बैलेंस शीट के आइटम को मिस अप्रोप्रिएट करती है। वो ऐसा क्यों करती है? ताकि आगे आप पढ़ोगे, आगे अभी हम पढ़ेंगे वो ऐसा क्यों करती है, ताकि टैक्स की लायबिलिटी को कम दिखा सके और अपनी बैलेंस शीट को अच्छा विंडो ड्रेसिंग, जिसको हम अकाउंट्स में बोलते हैं, अपने बैलेंस शीट के साथ विंडो ड्रेसिंग करते हैं। तो ठीक है, फर्स्ट फ्रॉड हम कौन सा पढ़ते हैं? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये चेक करना ऑडिटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, सेकेंड टाइप ऑफ फ्रॉड कौन सा होता है? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। कई बार हम देखते हैं कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं या फिर जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, वो कंपनी के एसेट्स के साथ क्या करते हैं? मिस एप्रोप्रिएशन करते हैं या फिर उसका रॉन्ग यूज करते हैं, या अपने पर्सनल पर्पस के लिए एसेट्स का यूज वो लोग करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया ऑफ फ्रॉड, कि फ्रॉड के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। सर ये आपके क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ सकता है कि एक फ्रॉड के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? फ्रॉड इज एन इंटेंशनल। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि फ्रॉड क्या होता है? इंटेंशनल। अगर कोई काम अनइंटेंशनली किया गया है तो वो कभी भी फ्रॉड नहीं होता। दोस्तों फ्रॉड क्या होता है? अगर किसी एम्प्लॉय ने सोच समझ के अगर कोई गलत काम किया है तो उसको हम फ्रॉड बोलेंगे इंटेंशनल। इंटेंशनल वर्ड को हाईलाइट कीजिए, इंटेंशनल वर्ड इसमें मेन है। सेकंड क्या बोलता है? कि फ्रॉड इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। तो आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है फ्रॉड का, तो आपको क्या लिखना है? सिर्फ 2 लाइन है। फ्रॉड इज अ इंटेंशनल एक्ट, सेकंड फ्रॉड इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि रीजन फॉर कमिटिंग फ्रॉड। आखिर क्यों कंपनी में जो एम्प्लॉयज होते हैं वो फ्रॉड क्यों करते हैं? कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्या मजबूरी होती है, क्या रीजन होता है एम्प्लॉय का फ्रॉड करने के पीछे? फर्स्ट रीजन क्या होता है? मैनेजमेंट प्रेशर। कई बार मैनेजमेंट अपने प्रेशर में आके अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए फ्रॉड करने का ट्राई करते हैं।
सेकेंडली क्या है, रॉन्ग यूज ऑफ पावर। दोस्तों कई बार हम लोग ये देखते हैं कंपनी में, कई बार किसी पर्सन के पास इतनी ऑथोरिटी होती है, इतनी पावर होती है ना कि वो अपने पावर का मिसयूज करने लगता है और फिर ये एक रीजन बन जाता है उसका फ्रॉड कमिट करने का। सेकेंडली क्या है, मैनेजमेंट अनरियलिस्टिक गोल्स। कई बार मैनेजमेंट में लोगों के, एम्प्लॉयज के कुछ ऐसे अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं, कुछ अपने ड्रीम्स होते हैं जिसको पूरा करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, फ्रॉड्स करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का क्या मीन्स है दोस्तों, कई बार आपने अगर किसी सपोज कंपनी में कैशियर है, कैशियर को आपने सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया और अगर उसको पता है कि मैं सिंगल हैंडेड हूँ, मेरे पास कोई चेकर मेकर नहीं है, कोई मेरे काम को चेक करने वाला नहीं है, तो आपने उसको अपॉर्चुनिटी दे दी फ्रॉड करने की। तो ये एक रीजन बनता है कंपनी में जिसके वजह से ये देखा जाता है कि एम्प्लॉय जो है वो फ्रॉड्स करते हैं। लास्ट सेकंड आपका आता है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का क्या मतलब होता है दोस्तों, लालच। कई बार ह्यूमन नेचर है, एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के अंडर कई बार अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए जो एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या करते हैं, टेम्पटेशन की वजह से भी क्या करते हैं, फ्रॉड कमिट करते हैं। लास्ट पॉइंट क्या आता है आपका, लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों आपका डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय। कई बार एम्प्लॉयज जो कि अपने ओनर से डिससेटिस्फाइड होते हैं, कई बार काफ़ी रीजंस होते हैं। कई बार एम्प्लॉय ने अपने ओनर को बोला कि आप मेरी सैलरी इंक्रीज करो, पर एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीज नहीं हुई, ओनर ने मना कर दिया, ठीक है। तो मल्टीपल रीजंस, देयर आर मल्टीपल रीजंस जिसके वजह से एम्प्लॉय के अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन आता है और वो क्या करता है, फ्रॉड कमिट करता है, ठीक है। तो ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकता है दोस्तों, कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एकदम, कि क्वेश्चन में आएगा राइट डाउन द रीजंस बिहाइंड कमिटिंग फ्रॉड्स। तो आपको क्या क्या मेंशन करना है, एक बार रिपीट करेंगे मेरे साथ साथ सभी। फर्स्ट रीजन इज मैनेजमेंट प्रेशर, रॉन्ग यूज ऑफ पावर। क्या है, मैनेजमेंट प्रेशर में आके या फिर रॉन्ग यूज ऑफ पावर का, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके फ्रॉड्स कर सकता है। सेकंड क्या है, मैनेजमेंट अनरियलिस्टिक गोल। कई बार मैनेजमेंट अपने अनरियलिस्टिक गोल्स को पूरा करने के लिए भी फ्रॉड कमिट कर सकता है। थर्ड क्या है, अपॉर्चुनिटी। फोर्थ वन इज टेम्पटेशन, मतलब लालच में आकर भी जो मैनेजमेंट है या फिर जो एम्प्लॉइज है वो कंपनी में फ्रॉड कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय। कई बार ये देखा जाता है कि एम्प्लॉइज जो होते हैं वो डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉइज ही अक्सर ज्यादातर कंपनियों में फ्रॉड कमिट करते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जैसे कि अभी हमने इस वाले स्लाइड पे हमने ये पढ़ा था कि फ्रॉड कौन कौन से होते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक होता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। अब हम इनके बारे में इन डेप्थ पढ़ेंगे कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता क्या है और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट क्या होता है दोस्तों। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बी अचीव्ड बाय। कह रहा है कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड कैसे करती है। तो कैसे करती है, रीजंस हैं आपके पास। मैनिपुलेशन, वो चीजों को मैनिपुलेट करती है। फॉल्सिफिकेशन, झूठी चीजें अपनी बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। अल्टरेशन, यानी कि चीजों को अल्टर कर चेंज करके उसको दिखाते हैं। नेक्स्ट आपको बोलता है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, इंटेंशनल ओमिशन, यानी कि किसी सही चीज को जानबूझकर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेयर होल्डर्स के सामने क्या करना, मिस इंटरप्रेट करना, मिस रिप्रेजेंटेशन करना। लास्ट वन आपका क्या होता है, मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। कई बार दोस्तों क्या होता है कंपनीज में, जो अकाउंटेंट्स होते हैं ना उनके ऊपर प्रेशर होता है मैनेजमेंट का और कई बार दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का। वो लोग क्या करते हैं, कई बार अकाउंटिंग की पॉलिसीज का मिस एप्लीकेशन करके कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड कमिट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको सपोज बोला हुआ है कि आपको जो इन्वेंट्री है एज पर AS2 के अकॉर्डिंग आपको इन्वेंट्री को कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर पे दिखाना है, पर आपने क्या किया है, आपने AS2 को कंप्लाई ना करते हुए इन्वेंट्री को जो है हायर प्राइस पे दिखाया हुआ है। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करेंगे, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मे बी अचीव्ड बाय, कैसे अचीव हो सकता है, फर्स्ट वन मैनिपुलेशन, फाल्सिफिकेशन एंड अल्टरेशन।
सेकंड, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? इंटेंशनल ओमिशन, जानबूझकर आपने ये काम किया। थर्ड रीजन इज मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, कई बार आपने अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मिस अप्लाई करते हुए अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं तो उसको भी हम लोग बोलते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेक्स्ट आपके पास आता है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। अब ये क्या चीज होती है दोस्तों? मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है कि आपने अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, जो ट्रेडिंग P&L और जो बैलेंस शीट आपने बनाई है, उसको आपने मैनिपुलेट किया हुआ है, ठीक है? उसमें आपने जो फिगर्स दिखाई हुई है ना, वो मैनिपुलेट है, यानी कि आपने किसी फिगर को जो रियल फिगर है उसको इंक्रीज करके दिखाया हुआ है, या किसी अमाउंट को आपने अपनी फेस वैल्यू से डिक्रीज करके दिखाया हुआ है। तो पढ़ते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। ऑडिटर रिक्वायर ग्रेट टैक्ट एंड इंटेलिजेंस टू डिटेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। बोलता है कि एक ऑडिटर को कंपनी की बैलेंस शीट में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर उसको इस तरीके का फ्रॉड पता करना है तो उसको एक ग्रेट टैक्ट और इंटेलिजेंस की जरूरत है, उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट की जरूरत है दोस्तों। आगे बोलता है मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस मैनिपुलेट द बुक्स फॉर द फॉलोइंग रीजन। आखिर वो कौन कौन से रीजंस है दोस्तों जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट है और जो दोज चार्ज विद गवर्नेंस है वो क्या करती है? मैनिपुलेट करती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। वो कौन कौन से रीजंस हैं? देखिए रीजंस कौन कौन से रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन इज टैक्सेशन। कई बार टैक्स लाइबिलिटी से बचने के लिए मैनेजमेंट क्या करती है? अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करती है दोस्तों। क्या लिख रहा है? टू अवॉइड द बर्डन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी के बर्डन से बचने के लिए भी कई बार जो मैनेजमेंट होती है वो मैनिपुलेट करती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। सेकंड बोलता है डिविडेंड, टू escape himself from declaration and payment of dividend to investors। कई बार कंपनियां क्या करती है दोस्तों? अपने ऊपर डिविडेंड पेमेंट की लाइबिलिटी से बचने के लिए वो क्या करते हैं? अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हैं। तो हमने दो रीजन पढ़े जिसकी वजह से दोस्तों मैनेजमेंट क्या करती है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट करती है। फर्स्ट वन इज टैक्सेशन, टू escape द बर्डन ऑफ टैक्स या फिर टू अवॉइड फ्रॉम द बर्डन ऑफ टैक्स। सेकेंडली क्या होता है? डिविडेंड का मतलब टू escape himself from declaration and payment of dividend to investors। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स यूज्ड बाय मैनेजमेंट टू मैनिपुलेट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जी हाँ दोस्तों, मैनेजमेंट किन किन मेथड्स का यूज करती है? क्या करने के लिए? मैनेजमेंट किन किन मेथड्स का यूज करती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए? आइए पढ़ते हैं दोस्तों। फर्स्ट है सप्रेसिंग द वैल्यू ऑफ परचेजेस एंड एक्सपेंसेस। मैनेजमेंट क्या करती है? कई बार सप्रेस करती है। सप्रेस करने का मतलब क्या होता है? कम दिखाना, वैल्यू को जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको कम करके दिखाना, उसको बोलते हैं सप्रेस करना वैल्यू को। कौन सी, किसकी वैल्यू को? परचेजेस को और एक्सपेंस की वैल्यू को सप्रेस करना। सेकंड, सप्रेसिंग द वैल्यू ऑफ रिसीट्स। कई बार मैनेजमेंट क्या करती है? रिसीट्स, जो उसकी नेट रिसीट्स है उसकी वैल्यू को सप्रेस करके दिखाती है ताकि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैनिपुलेट करके दिखा पाए। रीजन बीइंग, अगर उसने रिसीट्स ज्यादा दिखाई तो नेट प्रॉफिट ज्यादा आएगा, नेट प्रॉफिट ज्यादा आएगा दोस्तों तो उनको डिविडेंड ज्यादा देना पड़ेगा। लास्ट रीजन क्या है? इन्फ्लेटिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। कई बार कंपनी क्या करती है? अपनी बैलेंस शीट में उसके पास जो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है वो बहुत नॉमिनल अमाउंट है, पर वो अपनी बैलेंस शीट में अपने एंड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खुश करने के लिए, हैप्पी करने के लिए वो क्या करता है? इन्फ्लेट करके दिखाता है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को। तो ये आपने मेथड्स पढ़े जिनको फॉलो करते हुए मैनेजमेंट क्या करती है? मैनिपुलेट करती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। फर्स्ट वन इज सप्रेसिंग द वैल्यू ऑफ परचेजेस एंड एक्सपेंसेस। सेकंड क्या है? सप्रेसिंग द वैल्यू ऑफ रिसीट्स। एंड लास्ट वन, इन्फ्लेटिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसके बाद अगला क्या बोलता है? मिस रिप्रेजेंटेशन, इंटेंशनल ओमिशन, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। नेक्स्ट आपका बोलता है मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी को आपने मिस अप्लाई करते हुए फ्रॉड करने का कमिटमेंट किया है। नेक्स्ट क्या बोलता है? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैन बी डन बाय।
अब बोलता है कि आप फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो किस तरीके से कर सकते हो, कैसे कैसे होती है एक कंपनी में, किस किस तरीके से फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जाती है दोस्तों। फर्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्री। जी हाँ दोस्तों, आजकल काफी कंपनियों में देखा जाता है कि कंपनियां क्या करती हैं, जर्नल एंट्री मतलब रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस नकली जर्नल एंट्री क्रिएट कर कर पास कर देती हैं और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को एंड यूजर्स को मैनिपुलेट करने का ट्राई करते हैं। नेक्स्ट, inappropriately adjusting assumptions, assumptions को अपने बेस पर inappropriately adjust करके भी फ्रॉड करने का ट्राई करता है कौन, मैनेजमेंट और दोज चार्जेड गवर्नेंस। थर्ड वन इज कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग मटेरियल फैक्ट। कोई मटेरियल फैक्ट है, कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है जो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना, डिस्क्लोज करना कंपल्सरी था, आपने उसको छुपाया, कंसील किया या फिर डिस्क्लोज ही नहीं किया। लास्ट वन इज अल्टर रिकॉर्ड्स। कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को आपने क्या किया, अल्टर कर दिया। अल्टर का मतलब होता है दोस्तों चेंज कर दिया। तो बोलता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैन बी डन। कौन कौन से तरीके हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फ्रॉड करने के। तो फर्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्री, सेकंड inappropriately adjusting assumptions, third one is concealing or not disclosing material fact, एंड लास्ट अल्टर रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स को आपने क्या किया, अल्टर कर दिया, चेंज कर दिया। नेक्स्ट आपके पास आता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, जो हमने सेकंड फ्रॉड पढ़ा था। एक हमने फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ा था दोस्तों, और एक पढ़ा था हमने मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स क्या बोलता है, इट कैन बी डन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। कैसे करते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स को, कैसे किया जाता है, एम्बेजलिंग रिसीट्स। अब ये एम्बेजलिंग रिसीट्स का मतलब क्या होता है, शोइंग लेस कैश रिसीट्स। हमने हमारे बिजनेस में जो कैश रिसीट्स है उसको हमने कम शो किया हुआ है। शोइंग हाई कैश पेमेंट मतलब कैश रिसीट्स को कम दिखाना, कैश पेमेंट को ज्यादा दिखाना। स्टोलन कैश, कैश को चुराना, ठीक है। और या फिर कैश स्कैम, कैश स्कैम का मतलब होता है कैश का घोटाला करना, ठीक है। ये चार रीजन होते हैं किस चीज के, एम्बेजलिंग रिसीट्स के। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करेंगे। एम्बेजलिंग रिसीट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, कैश रिसीट्स को कम दिखाना, कैश पेमेंट को ज्यादा दिखाना, स्टोलन कैश, और लास्ट वन इज कैश स्कैम। हम फिर से रिपीट करते हैं। एम्बेजलिंग रिसीट्स को चार रीजन होते हैं, शोइंग लेस कैश रिसीट्स, शोइंग हाई कैश पेमेंट, स्टोलन कैश, एंड नेक्स्ट वन इज कैश स्कैम। आगे देखिए, अगला है स्टीलिंग ऑफ फिजिकल एसेट। कई बार कंपनी के फिजिकल एसेट्स को हम लोग चुराकर अपने बैग में डालकर, एम्प्लॉइज कई बार कंपनी के फिजिकल एसेट्स को अपने बैग में डालकर अपने साथ ले जाते हैं, यानी कि कंपनी के फिजिकल एसेट्स की चोरी करना। नेक्स्ट आता है कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड बाय देम। दोस्तों कई बार ये भी देखा जाता है कि जो परचेज डिपार्टमेंट होता है ना, वो फ्रॉड्स किस तरीके का करता है, वो कंपनी अगर उसके पास पूरी अथॉरिटी है तो वो कंपनी को उन चीजों के लिए पेमेंट करवाता है जो कि वास्तव में कंपनी ने परचेज किया ही नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कंपनी ने जो लैपटॉप्स खरीदे हैं, लैपटॉप 20 लैपटॉप्स कंपनी ने बाय किए हैं, पर कोई चेकिंग करने वाला नहीं है, और जो परचेज डिपार्टमेंट है उसने फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो बिल पास करवा लिया, वो कितने का करवा लिया, 30 लैपटॉप्स का, जबकि परचेज कितने का हुआ है, 20 लैपटॉप्स का। तो 10 लैपटॉप्स के पेमेंट, ऐसा नहीं है वो पेमेंट जो है वो सप्लायर को गया है, जो 10 लैपटॉप्स की पेमेंट है वो एक्स्ट्रा करवाकर मैनेजमेंट यानी कि एम्प्लॉइज ने क्या करना चाहा, फ्रॉड कमिट करना चाहा, ठीक है। तो ये भी इस इन तरीके से भी जो कंपनीज होती है उसमें फ्रॉड कमिट किया जाता है। इसको ही बोलते हैं दोस्तों मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। तो क्या बोलता है, causing an entity to pay for goods and services not received by them, यानी कि कंपनी से उन चीजों की पेमेंट करवाना जो कभी कंपनी को रिसीव हुई ही नहीं थी दोस्तों। लास्ट वन बोलता है एंटिटी एसेट यूज फॉर पर्सनल पर्पस। आप एंटिटी के एसेट्स को यूज कर रहे हो अपने पर्सनल पर्पस के लिए। सपोज हमने कंपनी के नाम पे एक कार परचेज की और उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं एंटिटी एसेट। आप यूज कर रहे हो किसके लिए, अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए।
नेक्स्ट आता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? सपोज हमने कंपनी के गुड्स को क्या है, मिस अप्रोप्रिएट किया है। तो आइए पढ़ते हैं दोस्तों क्या लिखा है। कहता है सच काइंड ऑफ फ्रॉड्स आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। इस तरीके के फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना ऑडिटर के लिए एक बहुत चैलेंजिंग वर्क होता है। टू ब्रिंग सच फ्रॉड टू लाइट मैनेजमेंट हैज टू रिलाई ऑन वेरियस मेजर्स। इन फ्रॉड्स को पकड़ने के लिए मैनेजमेंट को कुछ मेजर्स को चेक करना पड़ता है, कुछ मेजर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। कौन कौन से मेजर्स हैं वो? फर्स्ट वन, रिकॉर्ड कीपिंग, मेंटेनिंग रिकॉर्ड। ऑडिटर को मेंटेन करना होता है, चेक करना होता है रिकॉर्ड्स को। मेंटेनिंग रिकॉर्ड, पीरियोडिक चेक। रूल्स एंड रेगुलेशन से कंप्लाई किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये चेक करना है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी अरेंजमेंट, अगर कंपनी में कोई एक्सटर्नल सिक्योरिटी अरेंजमेंट है तो हमें वो वेरीफाई करना है। लास्ट आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है। फिजिकल वेरिफिकेशन, अगर आपको रिसीट्स में दिख रहा है कि हमने जो इन्वेंट्री है वो इतनी होनी चाहिए, तो आपको फिजिकल वेरीफाई करना है गोडाउन में जाके, क्या इतनी इन्वेंट्री गोडाउन में है या नहीं है। नेक्स्ट, दीज आर द मेजर्स। कह रहा है दोस्तों ये कुछ मेजर्स हैं टू बी टेकन फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। यानी कि अगर आपको मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स से बचना है दोस्तों, तो आपको इन मेजर्स को कंप्लाई करना पड़ेगा। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये कुछ कंट्रोल्स हैं जिनको फॉलो करके आप मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स को क्या कर सकते हो, जो रिस्क है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का, उसको आप मिटिगेट कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट आपके पास आता है डिफाल्केशन ऑफ कैश। डिफाल्केशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? डिफाल्केशन का मतलब होता है चोरी। जी हाँ दोस्तों, कैश की चोरी। ये कैसे की जाती है कंपनीज में? इट कैन बी डन इन फॉलोइंग वेज, दो तरीके से। फर्स्ट वन, इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट। सेम कैश पेमेंट को हमने क्या किया, ज्यादा दिखाया। बाय इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट हम लोग क्या करते हैं, डिफाल्केशन करते हैं कैश का, यानी कि कैश की चोरी करते हैं। नेक्स्ट वन, बाय सप्रेसिंग कैश रिसीट्स। कैश रिसीट्स को कम दिखाकर भी हम लोग क्या करते हैं, कैश की चोरी की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्यू टेक्निक्स ऑफ हाउ कैश रिसीट्स आर सप्रेस्ड। हम कंपनी में कैश रिसीट्स को सप्रेस, यानी कि कैश रिसीट्स को कम दिखाने की क्या क्या टेक्निक है। फर्स्ट क्या है, टीमिंग एंड लैडिंग। अब सर ये टीमिंग एंड लैडिंग का मतलब क्या होता है? ये आपने क्या लिखा हुआ है सर, इसकी टोपी उसके सर। इसकी टोपी उसके सर, इसका क्या मतलब है सर? दोस्तों आप सभी ने बिग बुल पिक्चर देखी होगी अभिषेक बच्चन की। इसमें आपको बताया गया था कि हर्षद मेहता ने कैसे एक बैंक का बीआर पास करवा के दूसरे बैंक पे पास करा, और कैसे कैसे उसने एक विशियस सर्कल क्रिएट किया और अपना सारा पैसा कहाँ लगाया, स्टॉक मार्केट में लगाया। इसी को दोस्तों बोलते हैं टीमिंग एंड लैडिंग। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो इसकी टोपी उसके सर करना, ठीक है, पैसों को घुमाना। नेक्स्ट बोलता है अनऑथराइज्ड रिबेट एंड डिस्काउंट। अगर आप अपनी ऑथराइजेशन से ज्यादा रिबेट या डिस्काउंट देते हो तो ये भी एक तरीका है किस चीज का, मिस एप्रोप्रिएशन, यानी कि कैश रिसीट्स को सप्रेस करने का। नेक्स्ट है आपका रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स, कि आपने कोई डेटर है, आपने उसको रिटर्न ऑफ कर दिया बैड डेब्ट्स, और साइड में जाकर या फिर कंपनी के बाहर जाकर उससे कैश रिसीव कर लिया और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको एज अ बैड डेब्ट डिक्लेयर कर दिया, शो कर दिया। नेक्स्ट आता है नॉट अकाउंटिंग ऑफ कैश सेल। आपने कोई सेल करी कैश में और आपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। लास्ट बोलता है बाय कास्टिंग रॉन्ग टोटल इन द कैश बुक, या फिर आपने कैलकुलेशन करी, रॉन्ग कैलकुलेशन करी, जानबूझ के इंटेंशनली रॉन्ग कैलकुलेशन करी और आपने कास्टिंग किया, रॉन्ग टोटल बैलेंस को ले गए अगले पेज पे, रॉन्गली बैलेंस को आपने क्या किया, रिटर्न डाउन किया। नेक्स्ट आपको बोलता है ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर। दोस्तों अब एक ऑडिटर आता है इन द रियल पिक्चर, तो बोलते हैं कि एक ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटी है फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, यानी कि इस फ्रॉड को पकड़ने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए एक ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटी है। फर्स्ट वन, रीजनेबल एश्योरेंस। एक ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस लेना पड़ता है दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कह रहा है एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको रीजनेबल एश्योरेंस लेना है दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी फ्रॉड्स नहीं है। नेक्स्ट क्या है, रिस्क। कहता है रिस्क इज हायर इन
केसेस में, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट में, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स में रिस्क इज हाई, सो द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग द फ्रॉड इज आल्सो हाई। तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों risk of not detecting the fraud is also high. It is also due to inherent limitation of auditor. नेक्स्ट आपके पास आता है मैनेजमेंट फ्रॉड। अब ये मैनेजमेंट फ्रॉड का मतलब क्या होता है, देखिए क्या लिखा है, मैनेजमेंट फ्रॉड इज मोर सीवियर एज कंपेयर टू एम्प्लॉय फ्रॉड। बोलता है कि मैनेजमेंट का फ्रॉड जो है एक मोर सीवियर है, किसके फ्रॉड से, एम्प्लॉय के फ्रॉड से, बिकॉज देयर इज मैनेजमेंट टू कंट्रोल एंड पुट अ चेक ऑन एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय के ऊपर एक मैनेजमेंट बैठी है जो कि कंट्रोल कर सकती है कि भाई उनका एम्प्लॉय फ्रॉड तो नहीं कर रहा, चेक कर सकती है कौन, मैनेजमेंट एम्प्लॉयज को। पर मैनेजमेंट फ्रॉड कर रहा है या नहीं ये चेक करने के लिए कोई भी नहीं है। तो यही बोलता है दोस्तों कि मैनेजमेंट का फ्रॉड जो होता है वो ज्यादा सीवियर होता है एम्प्लॉय के कंपैरिजन में, क्योंकि मैनेजमेंट का चेकिंग करने वाला कोई भी नहीं है। लास्ट बोलता है ऑडिटर एटीट्यूड, यानी कि जब ऑडिटर को फ्रॉड रिपोर्टिंग करना है एज पर SA 240 के अकॉर्डिंग, तो एक ऑडिटर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। तो बोलता है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस को ऑब्टेन करने के लिए द ऑडिटर शुड मेंटेन एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ऑडिटर को हमेशा एक कौन सा एटीट्यूड रखना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड रखना है, उसको अपना ओपन माइंड, उसको माइंड ओपन रखकर काम करना है, ठीक है, और सारे कंट्रोल्स को, रिस्क को चेक करना है। लास्ट टॉपिक क्या बोलता है, फ्रॉड रिपोर्टिंग। अब हम पढ़ेंगे कि ऑडिटर ने फ्रॉड चेक किया, उसको फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ, बस क्या ऑडिटर फ्रॉड आइडेंटिफाई करके शांत बैठ जाएगा, नहीं दोस्तों। लास्ट टॉपिक क्या बोलता है कि ऑडिटर को सिर्फ फ्रॉड अगर मिला है ना कंपनी में, तो उसको उस फ्रॉड को रिपोर्ट करना है। किसको रिपोर्ट करना है, और क्या अगर 10 रुपए का फ्रॉड मिलेगा उसको भी रिपोर्ट करना है, नहीं दोस्तों। इसके लिए आपका कंपनीज एक्ट बोलता है फ्रॉड रिपोर्टिंग सेक्शन 143, सेक्शन 143 क्या बोलता है कि अगर आपका जो फ्रॉड का अमाउंट है दोस्तों वो लेस देन 1 CR है, अगर फ्रॉड का अमाउंट कंपनी में लेस देन 1 CR है, तो आपको किसको रिपोर्ट करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या फिर ऑडिट कमेटी को आपको रिपोर्ट करना है। विद इन 2 days ऑफ नॉलेज ऑफ फ्रॉड, जिस दिन ऑडिटर को फ्रॉड के बारे में पता चला और अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से कम है, फ्रॉड का अमाउंट कितना है, 1 करोड़ से कम है, तो आपको 2 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट करना है, किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या फिर ऑडिट कमेटी को। क्या रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट द फॉलोइंग मैटर्स, नेचर ऑफ फाइनेंशियल, नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन कि आपको किस तरीके का फ्रॉड मिला है, एप्रोप्रिएट अमाउंट, कितना अमाउंट है फ्रॉड का और उसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है। यहां क्या बोलता है, अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है, अगर जो आपको ऑडिटर को जो फ्रॉड मिला है उसका अमाउंट अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा है दोस्तों, तो आपको रिपोर्ट करना है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, विद इन 2 days ऑफ नॉलेज ऑफ फ्रॉड। सेम जिस दिन ऑडिटर को फ्रॉड का पता लगा उसके 2 दिन के अंदर अंदर उसको रिपोर्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर जो फ्रॉड का अमाउंट है वो 1 करोड़ या उससे ज्यादा है। सीकिंग रिप्लाई विद इन 45 days, अगर ऑडिटर को रिप्लाई मिल जाता है 45 डेज के अंदर अंदर, तो रिप्लाई ऑब्जर्वेशन रिसीविंग विद इन स्टेपुलेटेड टाइम, अगर 45 दिनों के अंदर अंदर ऑडिटर को रिप्लाई मिल जाता है, किसका रिप्लाई मिल जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, ऑडिट कमेटी का, तो वो उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर देगा, किसको फॉरवर्ड कर देगा, ऑडिट कमेटी को फॉर ऑब्जर्वेशन, और उसके 15 दिन के अंदर अंदर वो उस रिपोर्ट को किसको भेज देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इन केस अगर कोई रिप्लाई नहीं मिलता दोस्तों, तो 45 डेज एंड होते ही वो नेक्स्ट 15 डेज के अंदर रिपोर्ट को भेज देगा, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट। तो इसी के साथ हमारा SA 240 फ्रॉड रिपोर्टिंग जो होता है फिनिश होता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए होगा तो इस नोट्स को हम लोग टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पे ज्वाइन होकर आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।